14 फरवरी 2023 ये फोर्ब्स मैगजीन की अमेरिका के बेस्ट बैंक्स की लिस्ट है 2023 के लिए और इस लिस्ट में 20वें नंबर पर है सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक पिछले 5 सालों से फोर्ब्स के बेस्ट बैंक्स की लिस्ट में फीचर कर रहा था, लेकिन 2023 सिलिकॉन वैली बैंक का इस लिस्ट में आखिरी साल है क्योंकि Silicon Valley Bank is no more. And in the last 24 hours, many founders, investors that I've talked to have been desperately trying to get their money out. 10 मार्च को ये बैंक फेल हो गया and it went down as the second largest bank failure in history. The second biggest bank collapse in U.S. history. Failure of one of the 20 largest banks in America, a bank with billions of dollars in assets. SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में और $200 बिलियन एसेट्स और $175 बिलियन डिपॉजिट्स के साथ ये अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था। तो पहले सिलिकॉन वैली जिसके नाम पर इस बैंक का नाम रखा गया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं क्योंकि ये इस पर्टिकुलर बैंक के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो सिलिकॉन वैली नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का एक रीजन है जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सेंटर माना जाता है। फॉर्च्यून 1000 में 30 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स सिलिकॉन वैली में है और हजारों स्टार्टअप्स यहाँ पर बेस्ड है। क्योंकि ये पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब है तो अमेरिका की 1/3 वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ सिलिकॉन वैली में होती है। तो इस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा था एसवीबी और ये बैंक इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के बीच बहुत पॉपुलर था। इसकी पॉपुलैरिटी का पता यहीं से चलता है कि पूरे अमेरिका के 50% स्टार्टअप्स के कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स एसवीबी में थे। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फेडरल रिजर्व ने यूएस इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट करने के रैशनल से एक्सेसिव मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। अगस्त 2019 और जनवरी 2022 के बीच यानी 30 महीनों में फेडरल रिजर्व ने $6.72 ट्रिलियन प्रिंट किए। तो इस ग्राफ में 1960 से 2019 तक $15 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में सर्कुलेशन में था और जनवरी 2022 में ये नंबर 21.6 ट्रिलियन पहुंच गया। सिर्फ 30 महीनों में यूएस इकोनॉमी में 50% सर्कुलेशन बढ़ गया था। इसका मतलब ये था कि बहुत सारा पैसा बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर अवेलेबल था। वेंचर कैपिटल मार्केट में भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बिजनेसेस को फंडिंग इजीली मिल पा रही थी। जब बिजनेसेस को पैसा मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको स्टोर करना। सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच हम एसवीबी की पॉपुलैरिटी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो स्टार्टअप्स पैसा रेज कर रहे थे और वो पैसा डिपॉजिट हो रहा था एसवीबी में। उस पैसे को ये बिजनेसेस अपनी जरूरत के हिसाब से विड्रॉ करते थे। तो नॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिस की तरह एसवीबी डिपॉजिटर्स का पैसा आगे इन्वेस्ट करता था। उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और डिपॉजिटर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस इसका प्रॉफिट होता था और बैंक्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक अजम्पशन जिस पर बैंकिंग बेस्ड है वो ये है कि बैंक्स के सारे कस्टमर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे, लेकिन अगर सारे कस्टमर्स एक साथ बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए तो क्या होता है। इसका पता सिलिकॉन वैली बैंक को 9 और 10 मार्च को चलने वाला था। 2020-21 सिलिकॉन वैली बैंक के लिए मैसिव ग्रोथ के ईयर्स थे। 2019 में एसवीबी के डिपॉजिट्स थे 61 बिलियन और 2021 में ये डिपॉजिट्स 3 गुना हो गए और $180 बिलियन तक पहुंच गए। और एसवीबी ने इस पैसे को इन्वेस्ट करने का एक सेफ तरीका चुना जो था यूएस गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। अगर इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेचा जाता है तो इसका प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है करंट इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एसवीबी ने 2022 में बॉन्ड्स खरीदे जिन पर 2% इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पर, और अगर 2023 में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे उन पर पहले बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं इन न्यूली इशूड बॉन्ड्स पर अब मिल रहा है 3% इंटरेस्ट, तो अब नए बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर एसवीबी इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैच्योर होने पर एसवीबी को इन बॉन्ड्स पर 2% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर एसवीबी को किसी वजह से ये बॉन्ड्स मैच्योरिटी से पहले बेचने पड़ जाएं तो इन बॉन्ड्स के ओरिजिनल बाइंग प्राइस से कम प्राइस मिलेगा एसवीबी को क्योंकि अब नए बॉन्ड्स ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बजाय कम हो जाते तो नए बॉन्ड्स पर भी कम इंटरेस्ट रेट मिलता और एसवीबी के 2022 के बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती। इन बॉन्ड्स को स्टॉक्स और बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें यूएस गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। जब तक लोगों का भरोसा यूएस गवर्नमेंट में है तब तक ये बॉन्ड्स सेफ माने जा सकते हैं। तो एसवीबी ने टेक बिजनेसेस डिपॉजिट्स का $80 बिलियन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। वहाँ दूसरी तरफ कोविड-19 ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को स्लो कर दिया था और यूएस में लेट 2019 से ही रैम्पेंट मनी प्रिंटिंग हो रही थी।
इन फैक्टर्स ने यूएस में इन्फ्लेशन को अलार्मिंग लेवल्स तक पहुंचा दिया। शुरू में फेड ने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया और कहा कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। We'll use our tools to guide inflation back down to 2%. So in the end, it's not going to be, in the end, it will be transitory. ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन टेम्परेरीली हाई हो और कुछ समय के बाद वो कम हो जाता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो गया तो फेड को अपनी गलती का एहसास हुआ। Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। तो ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जहां इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बोरोइंग महंगी हो जाती है और एग्जिस्टिंग ईएमआईज का अमाउंट भी बढ़ जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डिपॉजिट्स पर भी बेटर रिटर्न्स मिलते हैं तो बैंक डिपॉजिट्स भी बढ़ जाते हैं। मार्केट्स में लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाती है और गुड्स की डिमांड गिर जाती है और कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ते हैं और इस तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। सो इन थ्योरी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, पर रियलिटी में ये इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे इकोनॉमी में स्लो डाउन का रिस्क भी बना रहता है। बट इन प्रिंसिपल रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स इज द राइट थिंग टू डू टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। 2022 के शुरुआत में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, पर यूएस का 2022 का एनुअल इन्फ्लेशन लगभग 8% पहुंच गया था। ये अमेरिका के लिए पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का दौर था और इसे कंट्रोल करने के लिए फेड ने सिर्फ 2022 में 7 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो न्यूली इशूड बॉन्ड्स पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा और पुराने बॉन्ड्स की डिमांड कम हो गई और उनकी मार्केट वैल्यू गिर गई। 2022 में एसवीबी को सिर्फ इन बॉन्ड से $15 बिलियन का अनरियलाइज्ड लॉस था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस वो होता है जब इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस सिर्फ पेपर्स पर हो। जब उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तब जाकर वो रियलाइज होता है, यानी वो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एसवीबी को ये लॉस अभी सिर्फ पेपर्स पर था और सब कुछ सही रहता अगर एसवीबी इन बॉन्ड्स को इनकी मैच्योरिटी तक होल्ड कर पाता, क्योंकि मैच्योरिटी पर एसवीबी को गारंटीड रिटर्न मिलता इन बॉन्ड्स पर और प्रॉफिट होता। पर अभी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई थी। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई थी, कंपनीज के लिए और कैपिटल रेज करना मुश्किल हो गया था। ज्यादातर स्टार्टअप्स लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनका एम ग्रोथ का होता है और इस प्रोसेस में वो शॉर्ट टर्म में कैश बर्न कर रहे होते हैं, तो उनकी लोन रीपेमेंट की एबिलिटी नहीं होती और साथ में लोन पर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए थे और बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए कैश चाहिए था। ये कंपनीज एसवीबी से विड्रॉल्स कर तो रही थी, लेकिन वेंचर कैपिटल फंडिंग ड्राई अप होने की वजह से डिपॉजिट्स नहीं हो रहे थे। 2021 में एसवीबी के डिपॉजिट्स 189 बिलियन थे और 2022 में डिपॉजिट्स घटकर 175 बिलियन रह गए थे। शुरू में एसवीबी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी थी अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए, पर जैसे जैसे विड्रॉल्स बढ़ने लगे और डिपॉजिट्स कम होने लगे तो एसवीबी ने अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लॉस पर बेचना शुरू कर दिया। अभी तक एसवीबी का लॉस अनरियलाइज्ड लॉस था, पर बॉन्ड्स बेचने पर अनरियलाइज्ड लॉस एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो गया। 8 मार्च 2023 को एसवीबी ने अनाउंस किया कि वो अपना पूरा बॉन्ड पोर्टफोलियो वर्थ $21 बिलियन बेच रहा है। इस सेल पर एसवीबी को 1.8 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा। एसवीबी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ कैपिटल रेज करने का डिसीजन लिया, पर समय सही नहीं था। इससे एक दिन पहले सिल्वर गेट नाम का एक बैंक जो क्रिप्टो फोकस था, सिमिलर रीजंस की वजह से फेल हो चुका था। इन्वेस्टर्स को लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक भी उसी राह जा रहा है। एसवीबी की इंसॉल्वेंसी का डर फैलने लगा और एसवीबी का स्टॉक एक दिन में 60% गिर गया। No stock has been hurt more than SVB Financial Group today. The share is plunging the most in more than 2 decades. सिलिकॉन वैली में पैनिक फैल चुका था। इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को एसवीबी से जल्द अपना पैसा निकालने को कह रहे थे। He was out of breath, like he had just run a marathon, and he said, "Take your money out of SVB. Go into your account, take your money out as soon as possible." 9 मार्च तक डिपॉजिटर्स ने $42 बिलियन कैश एसवीबी से निकाल लिया था और बैंक के पास $958 मिलियन नेगेटिव कैश बैलेंस था। 10 मार्च को एसवीबी के शेयर्स और क्रैश करने लगे और ट्रेडिंग ही सस्पेंड करनी पड़ी। एसवीबी अपने लिए बाय ढूंढ रहा था, पर कोई भी एसवीबी को हाथ नहीं लगाना चाहता था क्योंकि एसवीबी की ट्रबल्स का सही अंदाजा किसी को नहीं था। एफडीआईसी जो एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, यूएस में बैंक क्लाइंट्स के $250,000 तक के डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है, उसने बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो एफडीआईसी को एसवीबी को बंद करना पड़ा। एसवीबी को बंद होने में सिर्फ 2 दिन से भी कम समय लगा। डिपॉजिटर्स जिनके डिपॉजिट्स $250,000 तक थे, उनका पैसा तो सिक्योर था,
पर एसवीबी के क्लाइंट मेनली बिजनेसेस थे और 97% डिपॉजिट्स $250,000 से ज्यादा थे। 12 मार्च को न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक, जिसका एक्सपोजर क्रिप्टो में था, सिमिलर रीजंस की वजह से फेल हो गया। इस तरह के और बैंक फेलियर्स की संभावना को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में अनाउंस किया कि फेडरल रिजर्व उन बैंक्स को जो रिस्क में है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, और साथ में ये भी अनाउंस किया कि ऐसे बैंक्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फेडरल रिजर्व को बिना लॉस के बेच सकते हैं। एक और मूव में यूएस ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व और एफडीआईसी ने ये अनाउंस किया कि डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा, इवन जो पैसा अनइंश्योर्ड भी था। All customers who had deposits in these banks can rest assured, I want to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. ये मूव बहुत सारे टेक बिजनेसेस को बंद होने से बचा लेगी और सिलिकॉन वैली का शो चलता रहेगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन क्राइसिस के लिए? सबसे पहले फेडरल रिजर्व। एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग और टाइमली इन्फ्लेशन को कर्ब करने का डिसीजन ना लेना और इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बताना फेड की एक बहुत बड़ी गलती थी। बैंक मैनेजमेंट। 2022 में जब इन्फ्लेशन हाई था और फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था, तो बैंक के पास 8 महीनों तक कोई ऑफिशियल चीफ रिस्क ऑफिसर ही नहीं था और एसवीबी के पास इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की स्थिति में कोई कंटिजेंसी प्लान था ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती सिलिकॉन वैली बैंक ने ये की कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। एसवीबी का एक्सपोजर सिर्फ एक सेक्टर में था और एक सेक्टर का एक्सपोजर हमेशा ज्यादा रिस्की होता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस में डॉड-फ्रैंक एक्ट, जो एक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट है जो बैंक्स को एक्सेसिव रिस्क लेने से रोकता है, पास किया था। 2015 में छोटे बैंक्स ने लॉबिंग शुरू की इस एक्ट से एग्जेम्पशन के लिए। 2018 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेगुलेटरी रिलीफ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया और इसमें $250 बिलियन से छोटे बैंक को डॉड-फ्रैंक एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और इस लॉबिंग में अहम किरदार निभाया सिलिकॉन वैली बैंक के एक्स सीईओ ग्रेग बेकर ने। क्या मैनेजमेंट को अंदाजा था इस आने वाली विपदा का? सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ, सीएफओ और सीएमओ ने कुछ दिन पहले ही अपने 4 मिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स बेच दिए थे। एसईसी फाइलिंग में उन्होंने लिखा कि ये सेल ऑटोमेटेड थी। इसके अलावा बैंक्स ने अपने एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट टेक ओवर से कुछ घंटे पहले एनुअल बोनसेस दिए और इन बोनसेस की रेंज थी $12,000 से लेकर $44,000 तक। एसवीबी के सीनियर ऑफिशियल्स पर इन्वेस्टिगेशन होगी। The management of these banks will be fired. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. एसवीबी के डिपॉजिटर्स को तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा, पर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है एसवीबी के शेयर होल्डर्स का। Investors in the banks will not be protected. That's how capitalism works. तो क्या ये 2008 के लेमन ब्रदर्स वाला मोमेंट है? शायद नहीं, क्योंकि 2008 में बड़े बैंक्स हाईली लिवरेज थे। लेमन ब्रदर्स का लेवरेज था 30:1, which was in high risk category। पर आज रेगुलेशंस बड़े बैंक्स को इतना हाई लेवरेज लेने से रोकते हैं। अगर पैनिक बढ़ गया तो छोटे बैंक्स जिनका एक्सपोजर लिमिटेड है उनको लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। बड़े बैंक्स का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है और लिक्विडिटी के ऑप्शंस भी रहते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटिमेंट फैल गया तो इसका कंटेजन पूरी दुनिया के बैंक्स पर पड़ सकता है। इसका कुछ असर दिखना तो शुरू हो भी चुका है। स्विट्जरलैंड का मेजर बैंक क्रेडिट स्विस भी लॉसेस, फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस और लिक्विडिटी की वजह से संकट में है। इसके सबसे बड़े बैकर्स सऊदी नेशनल बैंक ने और इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया है। एसवीबी क्रेडिट स्विस की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जब एसवीबी जैसे इवेंट्स होते हैं तो पूरे सेक्टर पर स्ट्रेस पड़ता है। जिन कंपनीज की हालत नाजुक होती है उनसे इन्वेस्टर्स हाथ पीछे खींच लेते हैं और स्टॉक्स में भारी बिकवाली शुरू हो जाती है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर तो एसवीबी के फॉल का इम्पैक्ट बता पाना भी मुश्किल है, पर जो एक और सेक्टर है जिस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है वो है टेक स्टार्टअप्स। सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया के टेक में इनोवेशन का हब है। अगर वहीं पर टेक सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो पूरी दुनिया के टेक स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया सबको शायद मुश्किलों का सामना करना पड़े। बाकी ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है।